हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोनिका गोयल क्लासेस। हमारा अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो था ट्रांसपिरेशन, राइट। ट्रांसपिरेशन यानी कि परिवहन, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। कैसे वाटर, मिनरल्स, है ना, सॉल्ट्स वगैरह, ये सब कैसे फूड वगैरह जो बनता है, प्लांट जो लीफ फूड प्रिपेयर करती है, तो ये सारी चीज़ें प्लांट बॉडी में कैसे कैसे पूरा जाता है, तो ये हमने पढ़ा था। इसके लिए दो वेस्कुलर टिश्यूज़ का यूज़ होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये हमने कंप्लीट किया था ट्रांसपिरेशन। अभी हम करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, कि जो फूड बन रहा है प्लांट में, यानी कि लीफ जो फूड बना रही है वो कैसे बना रही है। ठीक है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट लाइफ का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फोटोसिंथेसिस को हम स्टार्ट करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं एक बार, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। देखो, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ का आप सिंथेसिस कर रहे हैं, कोई चीज़ आप बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बना रहे हैं, हम फूड बना रहे हैं। तो लाइट की मदद से जो हम खाना बनाते हैं, यानी कि प्रकाश की मदद से खाना बनाना प्लांट्स के द्वारा, तो यही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, एक लेम डेफिनेशन जिसे हम कहेंगे ये हो जाएगी। इसके अंदर और थोड़ा डीप में जाएंगे कि भाई ऐसी, देखो यहाँ लिखा है, ऐसी प्रक्रिया यानी कि ऐसा प्रोसेस जिससे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश की प्रेजेंस में, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और क्या चाहिए इनको, CO2 चाहिए होता है, H2O चाहिए होता है। ठीक है, और एक चीज़ चाहिए होती है, क्लोरोफिल। ठीक है, लिख लीजिए, क्लोरोफिल। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके प्लांट अपना खाना खुद तैयार कर लेती है। इसकी एक रिएक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, हमारा क्या बनाती है, मतलब अगर हम आपकी सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हमारा खाना बनता है। ठीक है, वो बात है कि हाँ, लाइट के प्रेजेंस में बनता है, बिना लाइट के प्रेजेंस में खाना मुश्किल है बनना। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में जो खाना बनता है CO2 का यूज़ करके और H2O का यूज़ करके, तो ये हमारा खाना है C6H12O6, यानी कि इसको हम ग्लूकोज बोलेंगे। और निकलता क्या है, साथ में ऑक्सीजन निकलता है और वाटर भी निकलता है। ठीक है, तो ये हमारी एक रिएक्शन है, इसको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण है, ये हो कहाँ रहा है। जाहिर सी बात है, ये कहाँ हो रहा है, पौधों में हो रहा है, यानी कि प्लांट्स में हो रहा है। पर प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो प्लांट का जो लीफ वाला पार्ट है, यानी कि जो पत्तियां हैं, वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। अब पत्तियों के अंदर भी बहुत कुछ है, तो बेसिकली हमें वही जानना है कि डीप में हमें जानना है कि कौन सा पार्ट है, कहाँ कौन सा प्रोसेस चालू है। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण की जगह, अच्छा ये देखिए, यहाँ मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है लीव्स। ठीक है, यानी कि हम अगर मोटा मोटा बोलें कि खाना कहाँ बन रहा है, लीव्स। तो किचन सेल जो होता है, किचन किचन जिसे हम कहेंगे प्लांट की, वो है लीव्स। ठीक है, क्योंकि पत्तियों में ही बन रहा है, और ग्रीन लीव्स होती हैं वो, राइट। अब लीव्स के अंदर सेल्स होते हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको हम मीजोफिल कोशिका बोलते हैं। ठीक है, मीजो लीव्स के अंदर हम और डीप में जाएंगे तो मीजोफिल सेल्स आएंगे। मीजोफिल सेल्स में और डीप गए, ठीक है, उसमें और डीप गए तो हमारा आया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी जब हम और जाएंगे तो वहां आएगा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड झिल्ली जिसे हम कहेंगे। और उसके बाद भी हमारा ग्रेना आता है और स्ट्रोमा आता है। तो यहाँ पे बनता है हमारा खाना। अभी आपको बताया जाएगा ग्रेना और स्ट्रोमा क्या है। अब थोड़ा हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। ये लीफ है, ठीक है, लीफ में है मीजोफिल सेल।
अच्छा, अब मीजोफिल सेल्स के अंदर है ये वाली चीज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये वाली चीज क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, जूम कर। तो अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या है? देखो ये जो येलो येलो में बने हुए हैं ना, तो येलो येलो में जो बना हुआ है, इस तरह से जो बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एक बंडल है। उसके बाद एक और बंडल हमने इस तरह से बना रखे हैं, है ना। तो ये जो एक ये चीज होती है ना सिंगल वाली, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। तो ये येलो वाली थाइलाकॉइड है, ये ब्लू वाली भी थाइलाकॉइड है ना। जो दोनों दोनों येलो थाइलाकॉइड को जो ये ब्लू वाली जोड़ रही है ना, इसको भी हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, जब ये एक पूरा बंडल बना लेती है, तो हम इसको कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। ओके, तो अब ये जो ग्रेना वाली थाइलाकॉइड है, येलो कलर की जो एक थाइलाकॉइड, हम एक सिंगल थाइलाकॉइड की बात करते हैं, तो जो ग्रेना वाली है, ये ब्लू वाली अभी मैं नहीं बात कर रही, ग्रेना वाली जो थाइलाकॉइड है, इसको हम कह देते हैं ग्रेनल थाइलाकॉइड, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली है, इसको हम दूसरी थाइलाकॉइड कहते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले आपको ये जानना है कि ये जो पूरा क्रीमिश में थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना, मतलब जो भी ये थाइलाकॉइड और ग्रेना वेरेना सब बने हुए हैं, इसके अलावा जो भी क्लोरोप्लास्ट में जो भी फ्लूइड है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं उसको? स्ट्रोमा, पीठिका हिंदी में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रोमा है, ठीक है, ये जो स्ट्रोमा है, ये वाला स्ट्रोमा है, ग्रेना मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब ये जो थाइलाकॉइड है ब्लू कलर वाले, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, अगर आप ध्यान दें, है ना, ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, या आप इसको कह दो स्ट्रोमल लेमिले, पिठिका पटलिका, स्ट्रोमल लेमिले, ठीक है। ओके, तो मतलब ये वाली जो थाइलाकॉइड है, ये ग्रेना वाली है, क्योंकि ये बंडल बना के ग्रेना बना लिया इन्होंने। और ये जो ये ब्लू वाली है, इसको हम स्ट्रोमल लेमिला बोलते हैं, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड कह लो या तो, ठीक है। जो रिएक्शन है, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो एक्चुअली में यही होता है। कहाँ होता है? इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में हो रहा है, ठीक है, इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है। ग्रेनल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी हो रहा है और स्ट्रोमा में भी हो रहा है, ठीक है। समझ गए आप इस चीज को? वेरी गुड। तो यहां पे आपने खत्म किया। ओके, आपको एक चीज जाननी है कि अगर आपसे पूछे देखो कहाँ हो रहा है फोटोसिंथेसिस, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन है, वो ग्रेना वाली भी है और स्ट्रोमा वाली भी है ना। तो इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कौन सा वाला हो रहा है, वो भी अभी बात है। दो तरीके की फोटोसिंथ मतलब दो तरीके की यहाँ पे रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के अंदर। एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। तो लाइट फोटोसिंथेसिस जो लाइट रिएक्शन वाली हो रही है, तो लाइट रिएक्शन आपकी होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर, और जो डार्क वाली रिएक्शन है वो होती है आपकी स्ट्रोमा के अंदर। यानी कि ये जो स्ट्रोमा है पूरा, है ना, ये जो पूरा स्ट्रोमा है भरा हुआ, इसके अंदर तो हो रही है डार्क रिएक्शन, और जो ये थाइलाकॉइड है, चाहे येलो वाले हों चाहे ये ब्लू वाले हों, इन पे हो रही है आपकी लाइट रिएक्शन। अब आप समझ गए? ओके, आपको ये भी पता चल गया लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है। फोटोसिंथेसिस के साथ आपको ये भी पता चल गया फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन है, लाइट और डार्क, ये दोनों कहाँ कहाँ हो रही हैं, ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया। अच्छा, यहाँ देखो, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर कुछ पिगमेंट्स यानी कि वर्णक मौजूद होते हैं, और जहाँ ये वर्णक होते हैं उनमें जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, यानी कि प्रकाश अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन आप थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन देख रहे हो, इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर आपके कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं।
तो जिन पे ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है और वहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन। और जो स्ट्रोमा है, ये जो आपका पूरा स्ट्रोमा भरा हुआ है, इसमें पिगमेंट्स मौजूद नहीं है, यहाँ होती है आपकी डार्क रिएक्शन। ठीक है, चलिए। यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट है स्ट्रोमा, यानी कि पीठिका पर कोई वर्णक नहीं होते, तो ये डार्क रिएक्शन हो गई। ठीक है, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड शुगर में बदलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है शुगर में। ठीक है, ओके, बाद में वो स्टार्च में बदल जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना का प्रोसेस है। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। फोटोसिंथेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि अगर आप कहें प्रकाश ऊर्जा को अगर हम रासायनिक ऊर्जा बोल सकते हैं, मतलब प्रकाश ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, हिंदी में मैं अगर अब बात करूं, चलिए। फोटोसिंथेसिस, एक और पॉइंट आप नोट करिए, यहाँ पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ये आपको बाद में पता चल जाएगा कैसे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अभी आपको, बट आप ये पॉइंट भी नोट डाउन करिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं तो ऑक्सीडेशन को आप हिंदी में बोलोगे उपचयन। ठीक है, और रिडक्शन को बोलोगे आप अपचयन। तो उपचयन अपचयन की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने यहाँ नीचे एक पॉइंट भी यहाँ लिखा हुआ है, लाइट रिएक्शन में एटीपी एनएडीपीएच ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो यानी कि जो लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर हो रही है उसमें क्या क्या बनता है, एटीपी बनता है यानी कि एनर्जी बनती है बहुत सारी, एनएडीपीएच बनता है और ऑक्सीजन बनता है। चलिए लिख लीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम पिगमेंट्स के बारे में, यानी कि वर्णक के बारे में। पिगमेंट्स कौन से पिगमेंट्स जो इन्हीं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन बोला जाता है। इन्हीं यही पिगमेंट्स जो हैं एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो पिगमेंट्स जो देखो, पिगमेंट्स का काम होता है लीफ को कलर इम्पार्ट करना। सेकेंडरी काम इनका है क्या करना, लाइट एब्जॉर्ब कर लेना, लाइट को अवशोषण करना लाइट का, है ना। क्योंकि भाई सनलाइट आ रही है, रेज आ रही हैं, तो लीफ उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है ना। एब्जॉर्ब करेगी तभी तो खाना बनाएगी ना। तो एक्चुअली में जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो ये पिगमेंट्स हैं, है ना। ये पिगमेंट्स, ये वर्णक ही उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, आने वाली लाइट को। ठीक है, अच्छा, तो हमें ये कलर भी देते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो हमें 4 तरीके के पिगमेंट्स पढ़ने हैं। पिगमेंट्स बहुत सारे होते हैं, 4 मेन हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल। ठीक है, अच्छा, इनको हिंदी में एज इट इज लिखोगे तो लिख लेना। इनके कलर भी लिखे हुए हैं। क्लोरोफिल ए जो है ब्लू ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, कैरोटेनॉइड येलो ऑरेंज और ज़ैंथोफिल ओनली येलो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब जो क्लोरोफिल ए है इसको हम चीफ पिगमेंट कहते हैं, या हम इसको बॉस कह सकते हैं सारे पिगमेंट्स का। ठीक है, मुख्य मेन क्लोरोफिल ए है। बाकी जो सारे हैं वो आपके सहायक वर्णक हैं। ठीक है, एक्सेसरी पिगमेंट्स जिसे हम कहते हैं, हेल्प करने वाले, ये क्लोरोफिल ए को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, देखो, जब लाइट आ रही होती है तो क्या होता है ना, ये कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं कि क्लोरोफिल ए ये बैठा हुआ है, बॉस है ये, राइट। तो ये क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए ये जो है ये एक बॉस की तरह काम करेगा। ठीक है, देखो ये बीच में
और ये बीच में है, और बाकी जितने भी सारे पिगमेंट्स हैं ये इसके अराउंड ऐसे गैदर्ड रहते हैं, ठीक है। अब जब लाइट आती है तो जो एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं वो सबसे पहले ये एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं आपके, जो सहायक वर्णक हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और फिर पास कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, ठीक है। फिर आगे का काम क्लोरोफिल ए का होता है। किस तरह से वो आगे का काम करेगा, है ना, जैसे कि लाइट एनर्जी जो उसको मिली है उसको वो केमिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट करता है, वो सारा काम फिर क्लोरोफिल ए का है। अगर इसको हम डीप में पढ़ने चलेंगे तो ये आपका बहुत डीप में चला जाएगा, एंड मुझे नहीं लगता कि केवीएस पीआरटी के लिए एटलीस्ट इतना रिक्वायर्ड रहेगा, तो इसलिए मैंने वो पार्ट हटा दिया है, एक तरीके से आप ये लगाओ वो पार्ट मैंने रिमूव कर दिया है जो बहुत डीप में जाके सारा था, ठीक है। चलिए, अब क्लोरोफिल ए को हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि सारी जो रिएक्शन हो रही है, जो अभी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, वो सब जो है क्लोरोफिल ए में टेक प्लेस करती हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी हमने ये कर लिया है, अब हमने ये देख लिया है, और ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्लोरोफिल ए में हो रहा है, और ये किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन का पार्ट है, और कौन से स्टेप का पार्ट है, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है प्रकाश का अवशोषण यानी कि लाइट का एब्जॉर्प्शन, तो ये सारा जितना भी मैंने बताया ये लाइट का एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, ठीक है। लाइट को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद होता है पानी का टूटना। यहाँ पे फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यहाँ पर पानी लाइट की हेल्प से टूटता है, ठीक है। जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किस में ब्रेक हुए, ये हाइड्रोजन आयन निकाला, ऑक्सीजन निकाला और इलेक्ट्रॉन्स निकाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं यहाँ पर पानी का यानी कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया है O2 बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पर पहली ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है। रिडक्शन हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब अभी आएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि जैसे हमने बोला था ना, फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव प्रोसेस है, तो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे हुआ, यानी कि उपचयन वाला प्रोसेस यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी लाइट एब्जॉर्ब हुई, फिर वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऑक्सीजन रिलीज हुई, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनकर आए वो एटीपी और NADPH बने। कितने कितने बने वो भी अभी एक पॉइंट है, और वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। कितने कितने बने उसके लिए अभी एक साइकिल चलती है पूरी, ठीक है, एक प्रोसेस है पूरा, देखेंगे अभी। जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बने, ATP एंड NADPH प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे पूछे कि वाटर का ब्रेकडाउन किस प्रोसेस में होता है, तो आप कहेंगे लाइट रिएक्शन में। क्यों होता है, ऑक्सीजन निकालने के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जब वाटर टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, ज़रूरी होते हैं निकलने। उसका एक प्रोसेस है, वो मैंने मिस किया हुआ है, वो मैंने पार्ट हटाया हुआ है क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डार्क रिएक्शन, अब देखो क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, ये सब हो गया। अब जो प्रोडक्ट्स हमारे लाइट रिएक्शन में बने थे उन प्रोडक्ट्स का यूज होना है। उन प्रोडक्ट्स का यूज क्यों होना है, ताकि आगे का काम किया जा सके। अभी तो ये प्रोडक्ट बने हैं, अभी खाना नहीं बना है, अभी ये प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं, एनर्जी निकल के आई है, NADPH निकल के आया है। अब इनका यूज करके फूड बनाना होता है, ठीक है, सुक्रोज ग्लूकोज वगैरह जो भी है। ये जो है डार्क रिएक्शन वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसके लिए लाइट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट डिपेंडेंट है, लाइट इंडिपेंडेंट है, और भी दो तीन तरीके के ऑप्शंस हैं। उसमें आपको ये देखना है कि जो डार्क रिएक्शन है उसको डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डार्क में हो सकती है, ठीक है। ये लाइट इंडिपेंडेंट है, इसके लिए लाइट ज़रूरी नहीं होती, समझे आप इस चीज़ को, ये चीज़ होती है।
ऐसा नहीं कहेंगे कि लाइट आ गई तो डार्क रिएक्शन बंद हो जाएगी, नहीं, पर ये हम ज़रूर कहेंगे कि हाँ, इसको लाइट की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। ये रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्लूकोज बनाना है जैसे C6H12O6, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, ये आप सभी को पता है ना। देखो, क्योंकि यहाँ पे C6 लिखा है तो 6 कार्बन यानी कि C6 हो गया, 6 कार्बन कंपाउंड हो गया, है ना। तो ग्लूकोज। अच्छा, आप एक चीज समझिए, आपको पता है ना ये चीज, जैसे देखो मैंने लिखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास इस टाइम पर? एक, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा। मैं यहाँ लिख दूं 2। अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मैंने लिखा H2O। H2O का कितना मॉलिक्यूल है आपके पास? एक ही है। इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है आपके पास, है ना। मैंने यहाँ लिख दिया 2। अब कितने मॉलिक्यूल है आपके पास? 2। मैंने लिख दिया 4। अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4। वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। ये चीज आप समझते हो ना, केमिस्ट्री का पार्ट है, 9th में आपने पढ़ा होगा सब कुछ, तो आपको पता होना चाहिए इतना, है ना। इसी तरह से ग्लूकोज है, जैसे इसका हमारे पास कितना है अभी? एक ही है ना, एक है। समझे आप इस चीज को? चलिए, अच्छा, अब आप कहोगे ये क्या लिखा है, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। हालांकि आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये हमारा ग्लूकोज बन के आता है डार्क रिएक्शन में। इसके लिए ATP और NADPH लगता है। ठीक है, और कितना लग जाता है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने ATP और कितने NADPH रिक्वायर्ड हैं, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। तो लिख लीजिए 18 ATP और 12 NADPH आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं अभी आगे आपको थोड़ा सा और समझा दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक पॉइंट आप और नोट डाउन करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? वाटर का, ऑक्सीजन बनाने के लिए। इसी तरह से डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होता है। किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, समझे आप इस चीज को? लिख लीजिए, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज बनाने के लिए डार्क रिएक्शन में, राइट। अच्छा, अब डार्क रिएक्शन में एक साइकिल आती है आपकी, जिसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। क्या कहते हैं? केल्विन, है ना, केल्विन साइकिल। इसी साइकिल में सारा कुछ बनकर आता है कि ये ATP कहाँ से आया, इतना ATP, 18 ATP चाहिए, कैसे पता चलता है, 12 NADPH चाहिए, ये कैसे निकल के आया, है ना। ये केल्विन साइकिल की मदद से हम सीखते हैं। मैं आपको पूरी केल्विन साइकिल नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर KVS PRT। मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी, उतना ही आपने लिखना है। चलिए, यहाँ पर पॉइंट्स देखिए। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए कितने ATP NADPH रिक्वायर्ड है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक ग्लूकोज के लिए कितनी बार केल्विन साइकिल घूमती है? देखिए, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ग्लूकोज का C6H12O6 एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल को 6 बार घुमाना पड़ता है। वो क्यों घुमाना पड़ता है? क्योंकि हर बारी में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, हर बारी में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, आप ये बोल दीजिए। ठीक है, एक बार में कितने मॉलिक्यूल CO2 के फिक्स होते हैं? तो एक मॉलिक्यूल ही फिक्स होता है हर एक साइकिल में, हर राउंड में एक CO2 फिक्स होता है। ठीक है, देखो ये साइकिल है आपकी। ठीक है, यहां CO2 एक CO2 आया। ठीक है, साइकिल में एक CO2 आया, साइकिल कंप्लीट हुई, हमने बना लिया, एक ही हमें CO2 मिला ना, एक ही CO2 मिला और एक ही C भी मिला हमें। आप देख सकते हो एक ही C है ये,
है ना, तो एक सी मिल गया। लेकिन हमें कितने सी चाहिए? हमें तो 6 सी चाहिए ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है ऑक्सीजन का, वो ग्लूकोज का ये है। तो हमें तो 6 6 चाहिए, पर हमें एक ही मिला है एक राउंड में, इसलिए हमें 6 बार घुमाना पड़ता है। 6 बार हमें केल्विन साइकिल रिपीट करनी पड़ती है, ताकि 6 CO2 निकल के आए, मतलब ताकि 6 CO2 यूज हो। ठीक है, ताकि 6 CO2 यूज हो और हमें 6 कार्बन मिल जाए। समझे आप इस चीज को? तो इसीलिए एक ग्लूकोज के लिए कितनी बार केल्विन साइकिल घुमानी पड़ती है? 6 बार। एक बार में कितने मॉलिक्यूल CO2 के फिक्स हो जाते हैं? एक ही मॉलिक्यूल फिक्स होता है एक बार में, तो 6 बार में 6 मॉलिक्यूल निकल के आ जाएंगे। इस तरह से हमें 6 कार्बन भी मिल जाएंगे और हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड बन के आ जाएगा C6H12O6। ठीक है, यानी कि 6 CO2 से हमें ये एक मॉलिक्यूल मिलता है। अब आप देखो, कंफ्यूज नहीं होगे। आपने कहा 6 मॉलिक्यूल CO2 के आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देता है। क्लियर हो गया पॉइंट? 6 बार घुमा दिया ना आपने, 6 CO2 मिल गए ना आपको। 6 CO2 यूज कर लिया, आई मीन 6 CO2 यूज कर लिए, तो हमें क्या मिल गया? 6 कार्बन मिल गए। हमें 6 कार्बन मिल गए और हमें एक मॉलिक्यूल मिल गया, किसका? ग्लूकोज का। ओके, एक बार में कितने ATP और NADPH लगते हैं? अब जो मैंने आपको ये बताया है, ये बताया मैंने पूरे 6 बार घुमा करके। 6 बार जब हम केल्विन साइकिल घुमा लेते हैं और हमें C6H12O6 मिल जाता है, पूरा एक मॉलिक्यूल हमें मिल गया, तो कितने बन के आए? इतने हमारे 18 ATP और 12 NADPH हमें यूज किए हमने। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एक बार में कितने यूज हुए? एक बार में ATP और NADPH कितने हुए लगे? तो एक बार में 3 ATP और 2 NADPH लगेंगे। लिख लीजिए। ओके एक बार में 3 ATP लगेंगे और 2 NADPH लगेंगे। इसी तरह से 6 बार में इतने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब इनटू कर दो ना इसको 6 से, 3 6 18, 2 6 12, तो इस तरह से निकल के आ गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या लिखा है? CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है ताकि CO2 का फिक्सेशन हो सके? अच्छा, ये साइकिल है हमारी। CO2 आता है, CO2 को एक्सेप्ट करने वाला उसको एग्जैक्टली उसको साइकिल में एक्सेप्ट करने वाला, ताकि आगे का प्रोसेस हो सके। तो प्राइमरी एक्सेप्टर हम कहते हैं। सबसे पहले CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है? RUBP एक एंजाइम है, RUBP। ठीक है, तो CO2 RUBP के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती है जो कि है 3PGA। ठीक है, लिख लीजिए। ये भी मैंने पूरी साइकिल आपको एक्सप्लेन नहीं की है, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, साइकिल शुरू हुई, CO2 आया, RUBP ने उसे एक्सेप्ट किया और एक प्रोडक्ट बना दिया। यहाँ पर कहीं एक प्रोडक्ट बन गया जो कि है 3PGA। ठीक है, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। फिर आगे का प्रोसेस होगा, फिर और कुछ बनेगा, फिर ग्लूकोज बन जाएगा, है ना। इस तरह से चलता रहता है। आपने समझ ली बात? तो अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि केल्विन साइकिल का पहला प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप सिंपल बोल देंगे 3PGA, है ना, फॉस्फोग्लिसरॉल एसिड। ये जो है आपकी केल्विन साइकिल का पहला प्रोडक्ट है। जाहिर सी बात है, पहला ही तो प्रोडक्ट है ना, क्योंकि लास्ट में जो प्रोडक्ट निकल के आया वो तो ग्लूकोज निकल के आया, राइट? एग्जैक्टली, वो तो ग्लूकोज निकल के आया। केल्विन साइकिल ग्लूकोज बना दिया उसने, CO2 का फिक्सेशन किया, CO2 का रिडक्शन किया, अपचयन किया और ग्लूकोज बनकर आ गया। लेकिन जो पहला प्रोडक्ट बना केल्विन साइकिल में हमारा, वो PGA था। ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके,
तो आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। और ये सब क्या चल रहा है, ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है जो स्ट्रोमा में चल रहा है। चलिए, केल्विन साइकिल में हमने देख लिया, सब चीज हमने पढ़ ली। केल्विन साइकिल इन आउट, यानी कि केल्विन साइकिल में क्या यूज हुआ, 6 बार CO2 हमें यूज कराना पड़ा ताकि एक ग्लूकोज मिल सके। 18 ATP रिक्वायर्ड, 12 NADPH रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें जरूरी थी। तो इस यहां से तो ये निकल के आ गया। और जो ATP 18 ATP यूज हुआ, उसने 18 ADP दिया, लिख लीजिए। 12 NADPH जो यूज हुआ, उसने 12 NADP दिया। ठीक है, ओके, गुड, ये लिख लीजिए। मेन सारा आपका यहाँ खत्म होता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एक और दिखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऐसे कारक जो प्रकाश संश्लेषण को अफेक्ट करते हैं। क्या है, देखो, लाइट अगर ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। CO2 ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो नुकसान कर सकता है, इतना ठीक रहता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फोटोसिंथेसिस के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, मतलब ऑप्टिमल टेम्परेचर, तो आप कहेंगे 20 से 25 के बीच में सही रहता है। ठीक है, वैसे जो है कि इतना जो है टेम्परेचर ठीक है, गुड। इसके भी बीच में आप 20 से 25 की रेंज लिख लीजिए। ठीक है, वाटर में क्या होता है, वाटर अगर कम है तो प्रकाश संश्लेषण भी कम होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो ना, वाटर कम है यानी कि स्टोमेटा बंद है। स्टोमेटा बंद है तो CO2 बाहर नहीं निकलेगा, CO2 बाहर नहीं निकलेगा, यूज नहीं होगा, ऑक्सीजन CO2 का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, कम होगा, है ना। स्टोमेटा के ऊपर डिपेंड करता है कब खुल रहा है कब नहीं खुल रहा है। दिन में खुल जाता है, रात में बंद होता है ना। तो दिन में फोटोसिंथेसिस बढ़िया होता है, लाइट में हम कह रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा है। रात में फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, राइट, क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाता है। वाटर कम है तो स्टोमेटा तो बंद होगा। चलिए, ये पॉइंट्स हो गए। यहाँ पर और क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं, फटाफट से देखो। पानी किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से जो वाटर है आपका रूट हेयर द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी कि रूट हेयर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस लिख लीजिए। ठीक है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वहां पर। प्रेशर कौन सा है, रूट प्रेशर, वो मैं पढ़ा चुकी हूं आपको ट्रांसपोर्टेशन में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। देखो, अब इन्होंने कहा है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या होगा। अगर ऑप्शन आपको दिया हुआ है लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है आपको प्लांट, ठीक है, और आपको दिया हुआ है एक ऑप्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, आपका जो आंसर होगा ना डिपेंड करेगा आपका। उन्होंने कहा है फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है। तो आप थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन नहीं मार्क करोगे, समझे आप इस चीज को, आप सिंपल मार्क करोगे क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है आपका फोटोसिंथेसिस। ये लीफ है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है ना। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, चाहे लाइट वाला हो चाहे डार्क वाला हो, तो यहाँ हो रहा है इस तरह से। अच्छा, और है, सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होता है, रेड लाइट में होता है। सबसे मिनिमम होता है वॉयलेट में। प्रकाश रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पर, इंटेंसिटी पर, ड्यूरेशन पर, या टेम्परेचर पर, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ड्यूरेशन, कितनी देर तक लाइट आ रही है कितनी देर तक नहीं आ रही है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, क्लोरोफिल ए एंड बी में कौन सी धातु यानी कौन सा मेटल होता है, मैग्नीशियम होता है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने CO2 चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली O2 कहाँ से आती है, सभी को पता है, वाटर जब टूटता है, जल के अपघटन
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो भी कहना चाहो, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, तभी तो होता है ना, वाटर टूटता है, O2 बनाता है ना। चलिए CO2 का रिडक्शन किस रिएक्शन में होता है? डार्क रिएक्शन, सभी को पता है ना ये चीज, बता चुकी हूँ। वाटर मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी इज ट्रांसपिरेशन, ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर मूवमेंट ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। देखो आपको पता है ना चीजें, ये स्टेम है, ये रूट्स हैं, है ना, ये आपकी लीफ है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हुआ, आगे ऊपर 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 बढ़ता गया, ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो मूवमेंट हो रहा है पानी का, ट्रांसपिरेशन होता है ना ये, क्योंकि यहाँ ट्रांसपिरेशन देखो क्या होता है, हालांकि ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, समझे आप इस चीज को, लॉस ऑफ वाटर, लीफ से निकलता है पानी, पानी का लॉस होता है तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में, जब पानी का लॉस होता है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पानी ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ से तो पानी खत्म होता जा रहा है, तो इसीलिए ज़रूरत है ना ताकि पानी ऊपर आए फिर ट्रांसपिरेशन हो, तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो उस चीज़ को वाटर मूवमेंट हो रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो उसको किस कॉज्ड बाय, किस वजह से हो रहा है, एक्चुअली में किस वजह से हो रहा है लिखा है, तो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है भाई। ट्रांसपिरेशन की वजह से तो हो रहा है, ट्रांसपिरे पानी निकलता जा रहा है, पानी खत्म होता जा रहा है, तभी तो वाटर का मूवमेंट ज़रूरी हो रहा है ना, ताकि ऊपर चढ़े पानी, तो वही चीज़ है। चलिए देखो ये तो बहुत कम क्वेश्चंस है, 7-8 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको जस्ट ताकि आप थोड़ा सा चैप्टर क्लियर हो, चैप्टर लेकिन इस 7-8 क्वेश्चन से क्लियर नहीं होगा, ढेरों क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, तो वो चीज़ आप अपना देख लो कहाँ से लगाओगे, है ना। और अगर मेरे से लेने हैं तो मेरे से भी आप ले सकते हो, क्योंकि सारे आपको बहुत बढ़िया तरीके से A to Z पूरा टॉपिक कवर करके MCQs मैंने बना रखे हैं, और काफ़ी बच्चों ने हमारे उसे परचेज भी किया हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि आपको परचेज करके अपने चैप्टर्स को क्लियर करना है तो वो आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि सीटेट हो गया, सब हो रहा है, DSSS भी हो रहा है, KVS की वैकेंसीज भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। ओके तो चलिए यहाँ पे हम अपने चैप्टर को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।